नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए खुला खजाना, सीएम त्रिवेंद्र ने किया 143 त्रिवेंद्र ने किया डिजिटल ट्रांसफर। देहरादून में नमामि गंगे के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम ने किया लिया जायजा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। भारत नेपाल सीमा पर फिर से विवाद, भारतीय अधिकारियों को देख नेपाली नागरिकों ने दिखाई तेवर, भारत के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। ट्रेन से सफर करने वाले दे ध्यान, अब 90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन, क्यूआर कोड से होगी टिकट चेकिंग। उत्तराखंड में बंद पड़ी 23 सड़कों को नहीं खोल पा रहे हैं प्रशासन, 21 घंटे से बंद थल मुनस्याई मार्ग। उत्तराखंड में कोविड के मामले का बढ़ रहा ग्राफ, एक दिन में 145 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि का पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण किया गया है, जहां कुल 143.50 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के बैंक खातों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से प्रियासॉफ्ट पीएफएमएस इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। खबर काशीपुर से है, जहां कुंडा थाना क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की है कि उसके खिलाफ औषधि निरीक्षक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को वापस लेने की और शिकायतों की पैरवी नहीं करने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसे जान का खतरा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने सुरक्षा की दृष्टि से निःशुल्क सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। बता दें, कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मिसरवाला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता आसिम अजहर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा कि उसके द्वारा मेडिकल स्टोरों से संबंधित सूचना मांगी गई थी। सूचना आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि आदेश प्राप्ति के 2 सप्ताह के अंतर्गत अपीलकर्ता को उक्त सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन औषधि निरीक्षक सुधीर कुमार के द्वारा सूचना देने की बजाय प्रार्थी को विभिन्न प्रकार से सूचना नहीं लेने के लिए दबाव बनाकर डराया और धमकाया जा रहा है। ऐसा था, काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो ना मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी मेडिकल स्टोरों से संबंधित। ये इस प्रकरण को 1.5 साल हो गया, प्रार्थी को सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई थी। प्रथम अपील की गई प्रार्थी के द्वारा, तो प्रथम अपील की में जो है विभागीय अपील अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। नैनीताल के जुबली हॉल कंपाउंड मल्लीताल निवासी 3 व्यक्ति की कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट 22 जुलाई को पॉजिटिव आई, जिसके चलते उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने इंसिडेंट टीम के साथ जुबली हॉल कंपाउंड मल्लीताल क्षेत्र को सुरक्षा की नजर से सील कर दिया है। आपको बता दें कि जुबली कंपाउंड क्षेत्र निवासी 3 लोगों की रिपोर्ट कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण जनहित में तत्काल प्रभाव से जुबली हॉल क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और पान सिंह मेहरा के घर से लाल सिंह बिष्ट के घर के सामने बस्ती जुबली हॉल तक के क्षेत्र में सभी गतिविधियों को स्थगित करते हुए अग्रिम आदेशों तक किसी भी प्रकार के आवागमन बंद करने के साथ ही इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग एवं चिकित्सकीय परीक्षण कर संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान कर चिकित्सकीय परीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी जो लोग थे 6-7 लोग, वो कौन से घर में रहते हैं? एक तो सही वो ये है जहाँ अच्छा उनका परिवार, ये कौन है उनकी? ये तो उनके यहाँ आई हुई है, इनकी माँ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बाजपुर से है, जहां नगर पालिका परिषद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया गया है। इसके चलते लोगों का शारीरिक तापमान जांचा जा रहा है और उसकी रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। बता दें कि बीते दिनों नगर पालिका द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया जाना था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमानी के चलते थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, जिसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नगर पालिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। सितारगंज में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। जहां बारिश से लोगों को राहत मिली, तो वहीं बारिश ने लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर दी है। आपको बता दें, सड़कों में पानी आ गया है, जिसके आमजन को निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश ने सड़कों पर नालियों में पानी भर गया है, जिसके लिए क्षेत्रीय लोगों को निकलने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बाजपुर में निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों से वसूली की जा रही है। फीस को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। बता दें, कोविड के चलते स्कूलों को पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन निजी स्कूल संचालकों ने लॉकडाउन में भी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से फीस वसूली करने के नियम बनाए, जिसके चलते स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पेरेंट्स से फीस वसूली जा रही है, जिसको लेकर कई बार पेरेंट्स द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार फीस जमा करवाने के लिए पेरेंट्स पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर ने फीस वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा के लिए एसओपी में बदलाव किया गया है, जिसपे राज्य के बाहर के लोग भी चारधाम यात्रा कर सकेंगे, लेकिन राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को एसओपी के नियमों का पालन करना होगा। बता दें, अगर कोई यात्री राज्य के बाहर से यात्रा करना चाहता है तो उसे 72 घंटे पहले आईसीएमआर द्वारा अधिकृत लैब से कोविड टेस्ट कराना होगा और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो ही वह यात्रा कर सकते हैं। तेज रफ्तार से चल रही जिंदगी पर अचानक कोविड-19 का ग्रहण लग गया, जिससे मानो जिंदगी सी थम गई है। कोरोना वायरस से आज के समय में कोई भी देश बचा नहीं है, तो वहीं भारत देश में भी इस बीमारी से लड़ता दिखाई दे रहा है। कोविड महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद से और लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है, जिससे खाना बदोश लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। यही कारण है कि खाना बदोश लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पूर्व में भी ढेला पुल में जो लोग हैं, जो लोहार हैं वगैरह हैं, जो अपना खाते हैं कमाते हैं, उनको पूर्व में भी नगर निगम द्वारा जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो 2 बार राहत किट पहुँचाई गई थी। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो अभी प्रशासन द्वारा जो अभी कुछ पिछले 3-4 दिनों से और लगभग जो अब 1 हफ्ते तक हो चुका है जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसके विषय में अभी हमारे नए नगर आयुक्त साहब ने अभी चार्ज लिया है, तो इसके विषय में हम पूरा एक डिस्कशन करते हैं और जो भी यथासंभव मदद उन तक पहुंच सकती है जिले में भी हम ये बात पहुंचा देंगे। सीएम रावत ने रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश में बन रहे 7.5 MLD के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। ये एसटीपी नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा बनाया गया है। 12 करोड़ रुपए की लागत के इस एसटीपी से चंद्रेश्वर नाला, ढालवाला नाला और शमशान घाट नाला को टैप करने के बाद शोधन किया जा रहा है। शोधित जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने पर गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है।
ये भारत का पहला एसटीपी है जिसे बहुमंजिला इमारत के रूप में तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। सीएम ने कहा कि गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने के लिए नमामि गंगे के तहत प्रदेश में विभिन्न जगहों पर एसटीपी बनाए जा रहे हैं। गंगा की निर्मलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासों से नमामि गंगे के तहत देश भर में अनेक कार्य हो रहे हैं। एसटीपी से शोधित जल का सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाएगा। स्वच्छ रहे, उसका पानी पीने योग्य रहे, गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक। उसी के तहत नमामि गंगे योजना उन्होंने लागू किया गंगा जी के शुद्धता के लिए, और उसी के तहत ये प्लांट यहाँ पर लगे हैं। ऊपर पहाड़ों में भी लगे हैं और नीचे यहाँ से जहाँ भी हम गंगा जी के साथ साथ जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा नाला था, जो सारे कानपुर शहर का गंदगी को एक तरह से ले जाता था, सासामऊ का नाला, आज वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। इसी तरह से जो चंद्रभागा का नाला है, इसको भी यहाँ पर टेप करके और ऋषिकेश का जितना भी ह्यूमन वेस्ट है उसको प्रोसेस करके, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग तो खाद का काम करेगा, और जो पानी इसमें से बचेगा वो पानी खेतों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री रावत की बैठक का आयोजन किया। तो वहीं सरकार ने हरिद्वार, नैनीताल सहित अन्य जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार सभी आला अधिकारियों से बातचीत भी कर रही है। वहीं झारखंड में मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का चालान काटा जा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार भी जल्द ही बेपरवाह लोगों पर लगाम लगाने के लिए कोई धनराशि चालान के तौर पर जारी कर सकती है। चलो
किसी भी जिम्मेदार आदमी को इसका पालन करना चाहिए। आज झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की घोषणा की है कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसका महत्व को समझना चाहिए लोगों को। आखिर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इतने कड़वे निर्णय ले रही है तो क्यों ले रही है, ये समझना चाहिए रहता है। लेकिन क्योंकि आजकल बरसात का सीजन है, कोरोना के भी समस्या है, इसलिए उनको कहा गया कि थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। हम समय समय पर वहाँ पर जो अधिकारी हैं संबंधित उनसे हम बातचीत करते रहें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते रहें। अगर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाएं, लेकिन कोशिश ये कि ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा संबंध उनसे बना रहे। उत्तराखंड में व्यापार और पर्यटन को प्रदेश में बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बॉर्डर सीमा से सटी तमाम सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से करवाया है। सीएम रावत का मानना है कि देश में अन्य राज्यों से अलग उत्तराखंड में बीआरओ की टीम ने रोड कनेक्टिविटी को लेकर प्रदेश में तेजी से काम किया है, जिसके चलते हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है। आने वाले समय में सड़कें भी उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह साबित होंगी। हमारा काम चल रहा है और हम शुरू से ही जब से हम सरकार बनाए हैं तब से हमारे जो सुरक्षात्मक दृष्टि से सामरिक दृष्टि हमारे उत्तराखंड का जो वो चीज़ हमारे मद्देनजर रहती है हमेशा, चाहे डॉपलर रडार का सिस्टम होगा। अगर आप तुलना करेंगे जी तो बीआरओ ने तो सड़कें इन 3 सालों में बनाई जी। आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और अन्य राज्यों में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की तुलना और उत्तराखंड की तुलना कर लेंगे जी, आप ये पाएंगे कि देश में उत्कृष्ट कार्य अगर बीआरओ ने किया है, उनको अवसर मिला है तो इन 3 सालों में उत्तराखंड को मिला है। ये बीआरओ के चीफ कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला। देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोविड की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड के पॉजिटिव मामलों में सर्वाधिक सक्रिय मामले देहरादून में हैं, जिनकी संख्या 1290 है, जबकि एक्टिव केस मात्र 366 है और 34 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक जिले में कोविड टेस्ट 31,032 किए गए हैं। अगर एंटीजन टेस्ट को मिला दिया जाए तो 34,410 टेस्ट हुए हैं, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो वही डबलिंग रेट की बात करें तो देहरादून में 19 दिन है, जबकि प्रदेश में डबलिंग रेट 17 दिन की है। इस तरह से अगर देखा जाए तो देहरादून की स्थिति अभी थोड़ी बहुत बेहतर है। यहाँ पर सामाजिक फैलाव की स्थिति नहीं है। टेस्ट अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। अगर टेस्ट की बात करें 1 प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पर जो टेस्ट किए गए, इसके अलावा जो माइग्रेंट्स बाहर अभी तक आए हैं और जो हमारी टेस्टिंग है वो 31,232 हमने टेस्ट अभी तक RT-PCR और एंटीजन के टेस्ट कर लिए हैं। ये टेस्टिंग को अगर हम जो ICMR का कोड जनरेट होता है अगर उसके हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट अगर इसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट को भी मिला दें तो ये 34,410 टेस्ट अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। देहरादून आरटीओ में हुए फर्जी ट्रांसफर मामले में गठित एसआईटी ने शासन से फाइल रिपोर्ट भेज दी है। तो वहीं पर एसआईटी जांच में तबादले मामले पर पुलिस ने आरोपी कुलबीर सिंह और अपर आयुक्त सुधांशु गर्ग की मिलीभगत होना पाया है। वहीं पुलिस जांच के दौरान ये भी बता रही है कि इन अधिकारी और आरोपी के बीच पिछले लंबे समय से ट्रांसफर को लेकर बातचीत चल रही थी। दरअसल 26 जून को देहरादून के आरटीओ में हुए फर्जी तबादले ने हड़कंप मचा दिया था, जिसमें अपर आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग और आरटीओ देहरादून की जिम्मेदारी दी गई थी और मौजूदा आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को शासन में बैठा दिया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने फर्जी लेटर बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन शक की सुई में अपर आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग भी शामिल था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब शासन से ही सुधांशु गर्ग के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी फैक्ट्स आए हैं वो गवर्नमेंट को हमने कम्युनिकेट कर दिए हैं। इसमें बेसिकली जो मेन एक्यूज है उसका जो आरटीओ में ऑफिसर हैं उनके साथ फ्रिक्वेंटली बातचीत होना प्रकाश में आया है और ये बात हमने गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की है
और साथ ही ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में आई है कि सबसे पहले जो ये फर्जी कागज़ उसने तैयार किया था, जो आरटीओ डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं मिस्टर सुधांशु गर्ग, उनको फॉरवर्ड किया था और उनकी जानकारी में बात थी कि ये कागज़ जो है कूटरचित है, फर्जी है। काशीपुर में फ्लाईओवर के निर्माण के चलते सर्विस रोड नहीं होने से काशीपुर वासियों को आजकल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन अब सख्त है। फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी दीपक बिल्डर से स्थानीय प्रशासन ने सर्विस रोड दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें, NH-74 महाराणा प्रताप चौक पर बाजपुर रोड, स्टेशन रोड पर, रामनगर रोड पर दीपक बिल्डर्स नामक कंपनी द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। लंबे समय से इंतजार है लेकिन रोड नहीं बन पाई है। तो वहीं पर ROB निर्माणाधीन संस्थान पर सर्विस रोड न लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के चलते मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन काफी सख्त हो गया है और फ्लाईओवर की निर्माणदायी कंपनी को सर्विस रोड जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में कार्यदायी संस्था है जो दीपक बिल्डर और इसके अलावा NH के हल्द्वानी डिवीज़न, दोनों को ही बता दिया गया है कि सर्विस रोड का निर्माण कराएं। माननीय विधायक जी की भी बैठक हुई थी, उन्होंने भी सख्त लहजे में उनको चेतावनी दी है कि सर्विस रोड का निर्माण कराएं, अन्यथा उन पर जुर्माना किया जाएगा। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लंबे समय से बुल्लावाला गांव में शमशान घाट को लेकर समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री करण बोरा को मौके पर बुलाकर
सौंदर्यकरण की शुरुआत की। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने बेल पत्तर के पौधे लगाए और आमजन से एक पौधा लगाए जाने की अपील भी की है। इस दौरान ग्रामीणों ने राज्य मंत्री के सामने उनके खेतों को जंगली जानवरों से नुकसान को लेकर अपनी समस्याएं रखी, जिस पर उन्होंने शीघ्र निस्तारण का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने शमशान घाट की 4 दीवारी के लिए सरकार से मदद का भरोसा भी दिया है। धान की फसलें हाथियों द्वारा नुकसान की जा रही हैं। के लोगों द्वारा एक रचनात्मक कार्यक्रम रखा था यहाँ पे, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कार्य होगा जिससे सभी क्षेत्र की जनता जिनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके अनुरूप ही यहाँ पे कार्य किया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण भी हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से इसका सौंदर्यीकरण भी हो। करण बोरा जी आज मारकम ग्रांट के ग्राम बुल्लावाला में जो पूर्व से ही प्रस्तावित थी हमारी यहाँ पे ज़मीन और उस पे अंतिम संस्कार पहले से ही किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं थी और ऊबड़ खाबड़ बहुत था और झाड़ियाँ वगैरह थी। तो आज राज्य मंत्री करण बोरा जी के सहयोग से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर हमने तारबाड़ की है ताकि जंगली जानवरों के द्वारा या आवारा पशुओं के द्वारा यहाँ पे अंदर क्षति न पहुँचाई जाए। वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से अब तक लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नया मामला नगर के वार्ड नंबर 5 का है, जहां 98 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सितारगंज में 32 नए कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद जनपद वासियों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं अब भी सितारगंज में कुछ लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। इसका समाधान तभी संभव है जब हर व्यक्ति पूर्ण रूप से नियमों का पालन कर अपने आप को सुरक्षित रखे। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों